नमस्कार। आज हम एक बार फिर नजर डाल रहे हैं हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव नतीजों पर। हाँ, नमस्कार। लेकिन आज का एंगल थोड़ा अलग है। चुनाव को तो खैर अब लगभग साल हो गया है, पर जो भाजपा की जीत हुई और कांग्रेस की हार, उस पर चर्चा, वो मंथन अभी भी जारी है। बिल्कुल। और काफी पहलू हैं जिन पर बात होती रहती है। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। हरियाणा की ऐसी 10 विधानसभा सीटों की कहानी, जहां इस विश्लेषण के मुताबिक कुछ मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार, खासकर जाट समुदाय से, ऐसा कहा जा रहा है, उनके कारण कांग्रेस शायद जीती हुई बाजी हार गई। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक बात है। 10 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवार। हाँ, तो आज हम इसी विश्लेषण की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन 10 सीटों पर आखिर हुआ क्या था और इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। जरूर, चलिए देखते हैं। तो जो मूल विचार है इस विश्लेषण का, वो ये है कि इन कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने, खासकर जाट निर्दलीय उम्मीदवारों ने, इतने वोट खींच लिए जो शायद कांग्रेस के खाते में जा सकते थे। और इसका सीधा फायदा या तो भाजपा को मिला या फिर कहीं कहीं अन्य दलों को भी। तो ये एक तरह के स्पॉइलर वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ जो बात शायद देखने वाली है, वो है वोटों का अंतर। मतलब जीत हार का अंतर और निर्दलियों को मिले वोट। हाँ, पैटर्न समझने के लिए शायद कुछ उदाहरण देखने चाहिए। हाँ, जैसे बाड्रा सीट है, वहां भाजपा जीती करीब 7,500 वोटों से। जी। लेकिन वहां निर्दलीय जाट उम्मीदवार थे, सोमवीर घसोला। उन्हें 26,000 से ज्यादा वोट मिले। 26,000। ये तो जीत के अंतर से बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या ये वोटों का बिखराव नहीं दिखाता? बिल्कुल। ये सीधा सवाल उठाता है। और उचाना कला को देखिए। अरे हाँ, ओचाना कलान, वो तो कमाल नहीं था। जीत का अंतर सिर्फ 32 वोट। सिर्फ 32? अविश्वसनीय। मतलब 32 वोट। और वहां निर्दलीय जाट उम्मीदवार वीरेंद्र घोगड़िया को मिले 31,000 से ज्यादा वोट। जी हाँ, तो ये तो बिल्कुल सीधा केस लगता है, जैसा विश्लेषण कह रहा है। अगर वो वोट ना बंटते तो नतीजा कुछ और ही होता। वाह, 32 वोट। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ और सीटों की भी बात करते हैं। दादरी में क्या हुआ था? दादरी में भी भाजपा जीती, लेकिन अंतर कम था, करीब 2,000 वोटों से। 2000 से कम? हाँ, 2,000 से कम। वहां निर्दलीय थे अजित सिंह, जाट उम्मीदवार। उन्हें करीब 3400 वोट मिले। अब देखिए, मुकाबला इतना करीबी हो तो 3400 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। मतलब जहां मार्जिन कम है, वहां तो कुछ हजार वोट भी खेल पलट सकते हैं। सही कहा। और सफीदों में देखिए, वहां भी जीत का अंतर करीब 4,000 वोटों का था। भाजपा जीती। और निर्दलीय उम्मीदवार जगबीर देशवाल, उन्हें 20,000 से ज्यादा वोट मिले। ओह, तो ये पैटर्न कई जगह दिख रहा है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, जैसा स्रोत बता रहा है, तो ये अलग अलग घटनाएं नहीं लगती, बल्कि एक ट्रेंड सा दिखता है इन खास 10 सीटों पर। और स्रोत में ये सारी 10 सीटें बताई गई हैं। कौन कौन सी थी, एक बार फिर से? जी, स्रोत में उल्लेख है बाधा, बहादुरगढ़, दादरी, गन्नौर, गोहाना, महेंद्रगढ़, सफीदो, समालखा, उचाना कला और रानिया। अच्छा, तो इन सब में पैटर्न एक जैसा था। मतलब भाजपा जीती और निर्दलीय ने वोट काटे। नहीं, थोड़ा फर्क है। जैसे आपने बाड्रा, उचाना कला, दादरी, सफीदों की बात की, वहां भाजपा जीती। गोहाना, महेंद्रगढ़ और समालखा में भी भाजपा जीती, और वहां भी जीत के अंतर की तुलना में निर्दलीय वोट महत्वपूर्ण थे। ओके। लेकिन कुछ सीटें अलग थीं, जैसे बहादुरगढ़ और गन्नौर। हाँ, वहां क्या हुआ? बहादुरगढ़ में राजेश जून और गन्नौर में देवेंद्र कादियान, ये दोनों निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत गए। अरे वाह, मतलब वो खुद ही जीत गए? हाँ, और कांग्रेस इन दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर चली गई। अच्छा, और रानिया, वो भी लिस्ट में थी? रानिया थोड़ा और अलग है। वहां इनेलो जीती। इनेलो, ओके। हाँ, लेकिन वहां भी एक मजबूत निर्दलीय थे, रणजीत सिंह, जिन्हें करीब 36,000 वोट मिले। और कांग्रेस की हार का अंतर वहां करीब 4,200 वोट था। तो निर्दलीय की मौजूदगी वहां भी अहम रही। तो मतलब कहानी ये है कि इन 10 सीटों पर चाहे नतीजा कुछ भी रहा हो, भाजपा जीती हो, इनेलो जीती हो या निर्दलीय खुद जीते हों, हाँ। एक कॉमन फैक्टर ये निर्दलीय जाट उम्मीदवार और उनके द्वारा हासिल किए गए वोट थे, जो शायद कांग्रेस की हार का कारण बने या कम से कम उसे कमजोर किया। विश्लेषण तो यही प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने महत्वपूर्ण वोट अपनी तरफ खींचे। हाँ। और अगर कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों को
कह सकते हैं साध लिया होता या उनके खिलाफ कोई नैरेटिव बनाया होता तो शायद इन सीटों पर परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते थे। ये चुनावों की जटिलता दिखाता है। मतलब कितना कुछ लोकल लेवल पर निर्भर करता है। बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह, राज्य के मुद्दे अपनी जगह, लेकिन आखिर में वो स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की अपनी पकड़, जातिगत गणित, ये सब बहुत मायने रखता है। तो कुल मिला के इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? यही कि इन 10 सीटों पर, हरियाणा की इन 10 सीटों पर लोकल डायनामिक्स जी, और खासकर इन प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों का जो असर था वो नतीजों पर शायद हावी रहा और कांग्रेस को वो सीटें गंवानी पड़ी जो शायद वो जीत सकती थी। हाँ, कम से कम ये विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचता है। ये दिखाता है कि चुनाव में माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी है। जमीनी स्तर की रणनीति। हाँ, उम्मीदवार का चयन, असंतुष्टों को मनाना या फिर जो बागी हो रहे हैं उनके असर को कम करना। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार पूरे चुनावी गणित को बदल सकता है, खासकर अगर मुकाबला करीबी हो। बिल्कुल। तो ये तो था विश्लेषण। अंत में एक सवाल मैं सोच रही थी। हाँ, पूछे। क्या इन सीटों पर नतीजों की वजह सिर्फ ये वोट विभाजन ही था जैसा विश्लेषण कह रहा है, या इन निर्दलीय उम्मीदवारों की अपनी कोई खास लोकप्रियता थी, या कोई स्थानीय मुद्दे थे जिन पर वो लड़े, या फिर कोई सत्ता विरोधी लहर का हिस्सा थे जिसे कांग्रेस ठीक से भुना नहीं पाई? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विश्लेषण तो वोट विभाजन पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो आपने बाकी फैक्टर्स गिनाए, उम्मीदवार की अपनी अपील, लोकल मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी, ये सब भी जरूर भूमिका निभाते हैं। हाँ, शायद ये सब मिलकर कहानी बनाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ वोट विभाजन शायद पूरी कहानी न हो। ये आगे और गहराई से देखने का विषय हो सकता है कि निर्दलियों के इतने मजबूत होने के पीछे और क्या-क्या कारण थे। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जी हाँ।